हे हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सर। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन में जीके जीएस में पूछे गए क्वेश्चन का सीरीज़। यह सीरीज़ का दूसरा भाग है। अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आज के इस सीरीज़ में हम लोग एनटीपीसी सीबीटी वन में 28 दिसंबर 2020 के शिफ्ट टू में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक क्वेश्चन बताया जाएगा जो पूछा गया था एग्जाम में, उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन रिलेवेंट क्वेश्चन को ही हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापना कब किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके सामने 1969। सबसे पहला भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश किया गया था वो तारापुर में किया गया था, तारापुर महाराष्ट्र में। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में अभी कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्टिव हैं और 22 न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव हैं। देखिए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक से अधिक जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात की जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है यूरेनियम 235 फ्यूल का यूज़ किया जाता है और ये फ्यूल के रूप में कार्य करता है, जिससे पानी को भाप बनाया जाता है और स्टीम के मदद से जो है बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो 7 हैं। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं बताता हूँ। देखिए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको गुजरात में है। जो गुजरात वाला है उसका नाम काकड़पाड़ है, ठीक है। इसके अलावा आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, तारापुर, जो कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था भारत का। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। एक है कलपक्कम, दूसरा है कुंडाकुलम। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम नरोड़ा। और एक राजस्थान में आपको देखने मिलेगा रावत भाटा। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राजस्थान भी आर से होता है, रावत भाटा भी आर से ही शुरू होता है। काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा जो कि है काइगा। तो काइगा भी कर्नाटक में स्थित है। तो ये हमारे भारत के 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए। इसके अलावा कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अभी प्रस्तावित हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन में भी क्वेश्चन पूछा गया था एक क्वेश्चन कि गोरखपुर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है फतेहाबाद में, वो किस राज्य में है? देखिए, गोरखपुर नाम देख के आपको लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश होगा, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश नहीं होने वाला, इसका आंसर हरियाणा होने वाला है। हरियाणा में जो है फतेहाबाद में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। और इसके अलावा एक और गुजरात में प्रस्तावित है, जो कि है मीठी वर्दी, गुजरात में। 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अभी भारत में बनाए जा रहे हैं, उनका नाम हमने देखा। अच्छा, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जाए तो उसमें कूलेंट के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को एग्जाम में मिलता है। तो कूलेंट के रूप में D2O यूज़ किया जाता है। ये डी जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, सेकंड आइसोटोप, जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं हम। और ये हार्ड वाटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में D2O भी हो सकता है और हार्ड वाटर भी हो सकता है। तो हार्ड वाटर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कंट्रोलर के रूप में पूछा जाता है कि क्या यूज़ किया जाता है। तो ये कंट्रोलर जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करने का काम करता है, उसके गति को स्लो करने का काम करता है। तो कंट्रोलर के रूप में जो है बोरोन या कैडमियम के रॉड यूज़ किए जाते हैं, बोरोन और कैडमियम के रॉड्स यूज़ किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? तो पहला भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है आपको अप्सरा था। अप्सरा, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी महाराष्ट्र में। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट पहला तारापुर महाराष्ट्र, दूसरा रावत भाटा राजस्थान, नरोड़ा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम चेन्नई, कुंडाकुलम तमिलनाडु, काकड़पाड़ गुजरात, काइगा कर्नाटक। मीठी वर्दी मैंने बता दी आपको, गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। चुटका पावर प्लांट मध्य प्रदेश में, और गोरखपुर के फतेहाबाद में हरियाणा में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। पहला रिएक्टर अप्सरा है और भारत में कुल अभी 22 रिएक्टर कार्यरत है। टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात की जाए तो 7 अभी एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भारत में स्थित हैं।
इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था CBT 1 में कि कामिनी रिएक्टर कहाँ स्थित है। तो कामिनी रिएक्टर जो है वो कलपक्कम तमिलनाडु में है, और ये कामिनी जो है शॉर्ट फॉर्म है कलपक्कम मिनी रिएक्टर का। तो ये कलपक्कम कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी दो तरह के हो सकते हैं, एक वेक्टर होते हैं, दूसरा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता, जबकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका एक दिशा भी होता है, और वेक्टर का एडिशन जो होता है उसका दिशा का भी एडिशन किया जाता है प्लस मैग्नीट्यूड का भी एडिशन किया जाता है, जबकि स्केलर के एडिशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड का एडिशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग 5 kg और 10 kg को सीधा जोड़ के 15 kg लिख सकते हैं। वहीं फोर्स की बात की जाए तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिर्फ इसमें 5 N प्लस 10 N 15 N नहीं लिखाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एडिशन जो होता है पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग होता है। आपने 11th क्लास में अगर साइंस लिया था तो ये पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको P से डिनोट किया जाता है और P इज इक्वल टू mv होता है। इस पर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। इसके बाद फोर्स की बात की जाए तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर मास होने वाला है, क्योंकि मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके अलावा बाकी तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पे बनाया गया है। तेहरी डैम भी पूछा जा सकता था या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्वेश्चन सेम ही होंगे। उसके अलावा कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये कोयना नदी पे ही है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। सारावती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सारावती रिवर पे है और ये कर्नाटका में स्थित है। सारावती रिवर पे ही आपको जॉग फॉल्स देखने को मिलेंगे, जिसे जोरसप्पा फॉल्स भी कहा जाता है, ये भी कर्नाटक में ही है। आगे बढ़ते हैं। चमेरा हाइड्रो पावर प्लांट, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और ये रावी नदी पे बनाया गया है चमेरा हाइड्रो पावर प्लांट। देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखी हुई। इसके अलावा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन आए तो उकाई डैम जो है या उकाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा और ये ताप्ती नदी पे है। ध्यान रखेंगे, उकाई गुजरात में ताप्ती नदी पे है। हीराकुंड डैम की बात की जाए तो हीराकुंड डैम जो है आपको उड़ीसा में है और ये महानदी पे है। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारत का लॉन्गेस्ट डैम है, हीराकुंड डैम। इसके बाद भाखड़ा नंगल डैम की बात की जाए तो ये आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब में देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन आता है तो जनरली हिमाचल प्रदेश ही टिक करते हैं, क्योंकि भाखड़ा डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है, नंगल डैम जो है वो पंजाब पे आता है। ये सतलज रिवर पे है, सतलज रिवर पे इसको बनाया गया है और ये इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। लेकिन अगर पूछा जाए हाईएस्ट डैम कौन सा है तो हाईएस्ट डैम टिहरी डैम है, जिससे क्वेश्चन पूछा गया था। ये उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पे। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। तो लाइकेन के बारे में हम लोगों ने कल ही एक कहानी देखा था, जो कि फंगी और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें फंगी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है और एल्गी जो होता है वो फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। तो लाइकेन जो होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है एयर पॉल्यूशन को लेके, यानी जब भी एयर पॉल्यूशन में वृद्धि होती है तो लाइकेन की संख्या कम होने लगती है। तो ये एक साइंटिस्ट इसे एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो येन कहाँ की मुद्रा है। तो येन जो है जापान की मुद्रा है। साउथ कोरिया की मुद्रा की बात की जाए तो वॉन है। जापान की राजधानी आपको पता होगा टोक्यो है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था। तो पलासी का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिराजुद्दौला ने लड़ा था। ये युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध रहा था। किसी भारतीय
नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हराया गया था। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने लड़ा था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था, रॉबर्ट क्लाइव। और यही रॉबर्ट क्लाइव जो है पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। इन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा था और प्लासी का युद्ध जो है ये जीते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। सिराजुद्दौला को हरा के मार दिया गया था। इसमें मीर जाफ़र का नाम जो है सामने आता है, क्योंकि मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। ये सिराजुद्दौला का सेनापति था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच दिया था नवाब बनाने का बंगाल का, तो इसने सिराजुद्दौला को हरवा दिया और मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना था। लेकिन ये कठपुतली नवाब बना था और इसी से आगे बैटल ऑफ बक्सर की कहानी शुरू होगी, जो क्वेश्चन आने पे हम लोग देखेंगे। पलासी की बात की जाए तो पलासी जो है अभी के टाइम पे ये बांग्लादेश में स्थित है और ये पहले आज़ादी से पहले ये इंडिया का भाग हुआ करता था, इंडिया के बंगाल वाले डिवीज़न में आता था। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। आपने पढ़ा होगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह। तो टैक्सोनॉमी जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था वो कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। वहीं एक क्वेश्चन आएगा आपको कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अभी प्रेजेंट में है, जिसमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, एनिमेलिया, प्लांटे, ये सारे ग्रुप आते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर ने किया था, R.H. विटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। एक और चीज़ कार्ल लिनियस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप देखते होंगे किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम जो होता है 2 टर्म से बना होता है। जैसे मानव की बात की जाए तो इसका नाम होमो सैपियंस है। तो होमो सैपियंस जो है 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। होमो जो है इसके जीन्स का नाम है, जबकि सैपियंस जो होता है किसी भी जीव के, यानी सेकंड वर्ड जो होता है ये इसके स्पीसीज का नाम होता है। तो ये 2 नाम की पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है लिविंग बींग्स का, ये भी कार्ल लिनियस ने ही किया था। जो तिरंगा स्टटगार्ड में मैडम कामन ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कॉल आया था। तो ये स्टटगार्ड जो है आपको जर्मनी में स्थित है और 1907 में मैडम कामा ने यहाँ पे तिरंगा फहराया था, उसे भारत में चोरी छुपे इंदुलाल याग्निक लेके आई थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो मेजर चीज़ है फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था और ये फंडामेंटल ड्यूटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इस टाइम में भारत में इमरजेंसी चल रहा था। इसके अलावा बात की जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य जो है पार्ट 4A में मेंशन्ड है और आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद तो 51A है। अगर क्वेश्चन रहे कि कितने प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारत में नागरिकों को दिए जाते हैं, तो 11 तरह के फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो नागरिकों के लिए संविधान में लिखित है। एक क्वेश्चन और बनेगा, तो किस देश से इंस्पायर्ड होकर भारत ने फंडामेंटल ड्यूटी को अपनाया है? तो उसका आंसर हो जाएगा USSR, सोवियत संघ से इंस्पायर्ड होकर भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपनाया है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन देखते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 36वां संविधान संशोधन जो है, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था 36वें संविधान संशोधन में। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया था और ये अब आर्टिकल 300A में आपको देखने को मिलेगा, राइट टू प्रॉपर्टी। ये काम जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। और जो एक काम किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वो ये था कि एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़े ही गए थे संविधान में, उसके अलावा प्रियम्बल यानी
हमारे संविधान के प्रस्तावना में 3 अलग शब्द ऐड किए गए थे। कौन कौन से? एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर और एक वर्ड इंटीग्रिटी को प्रस्तावना में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान में इतने सारे परिवर्तन किए थे एक साथ कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज रिलेटेड टू होम। देखिए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। उसके अलावा अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो W.C. रोएंटगन ने एक्सरे की खोज की थी, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी और कैलकुलस दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और खोज की थी जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन को। तो इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? क्वेश्चन जो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जो चमकता हुआ सतह होता है वो सूर्य का फोटोस्फेयर कहलाता है। एटमॉस्फेयर जो है वायुमंडल कहलाता है धरती पे। लिथोस्फेयर भूमंडल कहलाता है जहाँ पे जमीन स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोटोस्फेयर। एक क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि सन में क्या होता है, तो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी नाभिकीय संलयन होता है सन में। और एटम बम में न्यूक्लियर फिजन होता है, विखंडन होता है। ठीक है, संलयन में सन में होता क्या है? हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम का निर्माण करते रहते हैं और ये संलयन होते रहता है सन के अंदर। और इसी प्रिंसिपल पे, यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न के प्रिंसिपल पे जो है आपको हाइड्रोजन बॉम्ब काम करता है। हाइड्रोजन बॉम्ब और सन में फ्यूज़न होता है। और अगर एटम बम की बात की जाए, एटम बम में और न्यूक्लियर रिएक्टर में, बिजली के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का जो यूज़ किया जाता है, इन दोनों में विखंडन यानी फिजन होता है। एक हेवी न्यूक्लियस जो है 2 अलग अलग भागों में बंटता है। तो ये फिजन का एग्जाम्पल हो गया। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि साहित्य अकादमी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं लिटरेचर में। हाल ही में 2021 के साहित्य अकादमी अवार्ड की बात की जाए तो इंग्लिश में नमिता गोखले को दिया गया है। नमिता गोखले जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लिए नमिता गोखले को इंग्लिश में दिया गया है। और हिंदी में साहित्य अकादमी 2021 अवार्ड की बात की जाए तो हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है सम्राट अशोक के लिए। तो ये दोनों करंट अफेयर्स के पार्ट है, तो आप याद रखेंगे। इंग्लिश में नमिता गोखले थिंग्स टू लीव बिहाइंड और हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक। अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, तो ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 तो आपको जो संविधान में उल्लेखित भाषा है उनमें दिया जाता है और 2 इसमें इंग्लिश और राजस्थानी भाषा में दिया जाता है 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज के अलावा। तो 24 भाषाओं में कुल साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है और इसका मुख्यालय जो आपको नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो पार्ट आएगा, हार्ट उसका पार्ट है, ब्लड है, आर्टरीज है, वेन्स पूछा जाए तो वेन्स भी है उसका पार्ट। क्या पार्ट नहीं है? तो लार्ज इंटेस्टाइन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का पार्ट बनता है। तो इसका आंसर लार्ज इंटेस्टाइन होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद जो है आपको कर्नाटका के बीजापुर में स्थित है। बीजापुर में स्थित है और इसका निर्माण आदिल शाही वंश के द्वारा करवाया गया है। तो ध्यान रहे, गोल गुंबद कर्नाटका के बीजापुर में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है
और इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। जालियांवाला बाग कांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके पहले की घटनाएं क्या थी? तो 1919 में अंग्रेज़ों के द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिख रहा है उसे बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया जाएगा, उसे मजिस्ट्रेट के पास नहीं पेश किया जाएगा। और कांग्रेस ने इसे काला कानून कहा था। अब इस रॉलेट एक्ट के तहत जो है पंजाब में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। एक सैफुद्दीन किचलू, दूसरे सत्यपाल। इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई और इनके गिरफ्तारी के अगेंस्ट 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में जो है निहत्था बिना आर्म प्रोटेस्ट चल रहा था। और इस प्रोटेस्ट में ब्रिटिश अधिकारी R.E.H. डायर ने ओपन फायर करवा दिया था, जिसमें कई बुजुर्ग, बच्चे, औरत, पुरुष सबकी मृत्यु हो गई थी। और इसके अगेंस्ट अंग्रेज़ों ने हंटर कमेटी बिठाया था। हालांकि इसका नतीजा कुछ नहीं रहा। अगला क्वेश्चन इसी शिफ्ट में पूछा गया था, जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसराय। तो जालियांवाला बाग मैसेकर जो 1919 में हुआ था और 1919 में भारत के वाइसराय थे चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड के ही समय में 1919 में हुआ था। अगर ये भी पूछा जाए आपसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स सुधार किस वर्ष आए थे, तो ये भी 1919 में ही आए थे। और जालियांवाला बाग नरसंहार का एक और परिणाम क्या था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती है, जिसमें सर लिखा जाता है, तो इसको त्याग दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूएनएससी का मुख्यालय जो आपको न्यूयॉर्क में है, ऑब्वियसली ये यूएसए में है। और आप इसको देखेंगे तो आप इजीली छांट सकते हैं, शिकागो, न्यू जर्सी, बॉस्टन नहीं होगा, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग आंसर्स नहीं दिए गए थे। अगर यूनाइटेड नेशन की बात किया तो यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। और इसमें अभी कुल 193 देश शामिल हैं। हाल ही में अभी यूक्रेन और रसिया का विवाद चल रहा था, जिसमें आप यूनाइटेड नेशन के बैठकों की खबर सुनते रहे होंगे। तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ये 5 परमानेंट मेंबर में एक रसिया भी है। और चूंकि रसिया के पास वीटो पावर था, तो इसके अगेंस्ट कोई भी मोशन जो है यूनाइटेड नेशंस में चलाया नहीं जा सका। जो भी मोशंस लाया गया तो उनका कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। अगर आपके सामने क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये वर्ल्ड वार के सेकेंड के बाद किया गया था। कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, फर्स्ट से पहले, सेकेंड से पहले। तो इसका आंसर वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद होगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 से लेके 1945 तक चला था। और जब 45 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान में 2 बॉम्ब गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। उसके बाद वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में ही की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज एसोसिएटेड विथ फर्टिलाइजर रिवॉल्यूशन? तो फर्टिलाइजर रिवॉल्यूशन से जो ब्लैक संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे पिंक जो है वो प्रॉन यानी झींगा पालन या ओनियन के प्रोडक्शन से संबंधित है। ब्राउन कलर जो है वो कोकोआ प्रोडक्शन या लेदर से संबंधित है। गोल्डन जो है वो हनी से संबंधित है। तो फर्टिलाइजर से संबंधित है इसमें ब्लैक कलर। इसके अलावा भी कुछ कलर्स आपसे पूछे जाते हैं जो किस रिवॉल्यूशन से संबंधित है। तो एक ग्रीन कलर ऑब्वियसली ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि को बढ़ाने के लिए किया गया था। अगर वाइट कलर की बात की जाए तो वाइट जो है मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, मिल्क का बढ़ाने के लिए। इसके लिए एक और क्वेश्चन आता है आपके सामने कि ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया रिवॉल्यूशन था। और इसके फादर भारत में वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। अमूल की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर आपसे राउंड रिवॉल्यूशन पूछा जाए तो राउंड रिवॉल्यूशन जो है वो पोटैटो से संबंधित है, आलू के उत्पादन से। सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा के उत्पादन से संबंधित है। और अगर सिल्वर फाइबर पूछा जाए आपको तो सिल्वर फाइबर जो है कॉटन के प्रोडक्शन से संबंधित है। कल ही मैंने आपको बताया था कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में नागपुर में स्थित है। इसके बाद अगर गोल्डन फाइबर की बात की जाए तो गोल्डन फाइबर जो है जूट के प्रोडक्शन से संबंधित है।
तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन से आपके सामने क्वेश्चन आता है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से ये पूछा जाए कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन कहे जाते हैं, तो MS स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं। अगर वर्ल्ड में पूछा है तो वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 49th पैरेलल इज द बॉर्डर बिटवीन, तो ये 49th पैरेलल जो है आपको अमेरिका और कनाडा के बीच का बॉर्डर है। वहीं अगर 38वीं समानांतर रेखा की बात की जाए तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का बॉर्डर है। अगर आपसे पूछा जाए रेड क्लिफ लाइन, तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है और इसे 1947 में ब्रिटिश अधिकारी सिरिल रेडक्लिफ ने ड्रॉ किया था, जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगर मैकमोहन लाइन की बात की जाए तो मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच का सीमा रेखा है। वहीं डुरंड लाइन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है। तो ये कुछ कॉमन बॉर्डर्स हैं जो पूछे जाते हैं आपसे। दुनिया में अगर पूछा जाए कि किन दो देशों का सबसे बड़ा बॉर्डर है, तो सबसे बड़ा बॉर्डर जो है USA और कनाडा का बॉर्डर दुनिया में सबसे बड़ा बॉर्डर है। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा MN रॉय। हालांकि 1924 में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार प्रकट किया था, लेकिन अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो ये MN रॉय ने किया था 1934 में। और आपको पता होगा संविधान सभा का गठन जो है 1946 में किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पहले परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद बने थे पहले परमानेंट अध्यक्ष। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है, तो उस क्षेत्र को बायोस्फीयर कहा जाता है, जैव मंडल। आप ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए बायोस्फीयर एक टर्म यूज किया जाता है जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों मिलते हैं और जीवन की संभावनाएं सबसे अधिक होती है, उस एरिया को बायोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर भूमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर वायुमंडल हो गया और हाइड्रोस्फीयर जलमंडल हो गया। ये तीनों का जहाँ पे मिलन होता है और जीवन की संभावना सबसे अधिक होती है, उस एरिया को बायोस्फीयर कहा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था, तो मोपला विद्रोह आपको 1921 से 1922 के बीच हुआ था और ये केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो देखिए इकोनॉमिक्स में आपको जब भी नेट पूछा जाए तो नेट होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेट कहलाता है। यानी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट होगा। अब वो GNP के केस में हो तो भी वैलिड होगा और GDP के केस में हो तो भी वो वैलिड होगा। यानी हमें जब भी नेट लिखना है तो हम ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं नेशनल प्रोडक्ट है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, GNP माइनस डेप्रिसिएशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। अगर यहीं पे पूछा जाता नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये भी वही होता है GDP माइनस डेप्रिसिएशन। तो कभी भी आपको नेट निकालने के लिए अगर बोला जाए तो आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। हु फर्स्ट कैलकुलेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने पहली बार नेशनल इनकम कैलकुलेशन किया था भारत में, और दादा भाई नौरोजी ने ही थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया था, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया था, धन के निष्कासन का सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल इनकम का सबसे सटीक कैलकुलेशन किसने किया था, तो VK राव ने किया था। लेकिन अगर पूछा गया सबसे पहले किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। ये मॉडरेट यानी नरम दल के नेता थे कांग्रेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज रिलेटेड टू म्यूजिक ओनली, सिर्फ संगीत से संबंधित अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड्स। ठीक है, ये सिर्फ म्यूजिक के क्षेत्र में दिया। कैंस फिल्म फेस्टिवल और ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सेब से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए एप्पल यानी सेब में फायर ब्लाइट रोग होता है।
अगर टिक्का डिजीज़ की बात की जाए तो टिक्का डिजीज ग्राउंड नट में होता है। और ग्रीन ईयर की बात की जाए तो ये बाजरा में होता है। रेड रस्ट जो है आपको टी और मैंगो के लीव्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। फायर ब्लाइट एप्पल में होता है और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके अलावा ये फंगल है, ये भी फंगल है। ग्रीन ईयर जो है बाजरा में होता है। तो टिक्का डिजीज़, ये सब कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो आपको प्लांट्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में। विच कंट्री हैज़ होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर 5 टाइम्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स वो देश खेलते हैं जो कभी किसी समय में ब्रिटिश एम्पायर के गुलाम रह चुके थे। इंडिया भी इस कॉमनवेल्थ का पार्ट है। सबसे पहला कॉमनवेल्थ जो है 1930 में खेला गया था और ये कनाडा में हुआ था। और भारत ने सबसे पहले 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था। बार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? तो बार्क आपको मुंबई में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद आपको अभी प्रेजेंट में 6 राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलेगा। ये राज्य का अपर हाउस होता है, ऊपरी सदन होता है। मैं आपके थ्रू याद करने की कोशिश करूँगा, आपको ईजिली याद हो जाएंगी चीज़ें। देखिए, एक तो महाराष्ट्र में है, दूसरा उसी के ठीक नीचे कर्नाटक में है, तीसरा यहाँ आंध्र प्रदेश में है और चौथा तेलंगाना में है। ठीक है, तो चारों जो है करीब करीब वाले स्टेट हैं, यहाँ पे है। और एक उत्तर प्रदेश में है और दूसरा बिहार में है। तो आपको दिख रहा होगा 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इससे पहले 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ करता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 को संशोधन कर दिया गया और उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। तो एट प्रेजेंट जो है आपको सिर्फ इन 6 राज्यों में देखने को मिलेगा। नाम आप देख सकते हैं, मैंने मैप के थ्रू याद करवा दिया तो आपको याद रहेगा। 6 राज्यों में अभी विधान परिषद स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन डिसाइड करता है कि विधान परिषद किसी राज्य में होगा या नहीं होगा, तो वो उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है अगर विधान परिषद लाना है या ख़त्म करना है। तो ये सारी चीज़ काम जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर आता है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? देखिए, गैस लॉ से क्वेश्चन है। गैस लॉ में आपको 3 लॉ देखने को मिलेगा, एक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसैक्स लॉ। और ये तीनों लॉज जो है आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे काम करते हैं। पीवीटी के बीच रिलेशन होता है ये तीनों। मैं एक एक करके तीनों बता देता हूँ, उसके बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बॉयल्स लॉ की बात की जाए तो ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन। यानी जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है। किसी भी चीज़ के अराउंड अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो वॉल्यूम उसका घट जाता है। ये बॉयल का लॉ है। वहीं चार्ल्स लॉ की बात की जाए तो ये आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताता है। यानी वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और गे-लुसैक्स लॉ कहता है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये 3 लॉ है। तो आप देख सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशन जो है बॉयल्स लॉ में, तो इसका आंसर भी बॉयल्स लॉ हो जाएगा। बॉयल्स लॉ यही कहता है कि वॉल्यूम जो होता है 1/p होता है। यानी आप जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम यानी आयतन घटता है। अगर आप शुरू से इस वीडियो को देखते हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई थी। इस वीडियो को अगर आप 2 बार भी देख लें तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन इसका पूर्ण लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप कॉपी में चीज़ों को मेंशन करेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद होंगी। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी आरआरबी एनटीपीसी का नोटिस आज आ चुका है और इसके अलावा ग्रुप डी के बारे में भी क्लियर कर दिया गया है कि ग्रुप डी में सिंगल पेपर ही होने वाला है। तो अब समय आपके पास बहुत कम है, तो एनटीपीसी के सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए आप लोग जी जान से लग जाइए। साथ के साथ सीजीएल के एग्ज़ाम का भी डेट अनाउंस हो गया। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके के पार्ट को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस सीरीज़ में सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो टीसीएस ने किसी एग्ज़ाम में पूछे। जैसे आज का क्वेश्चन आप देख सकते हैं 28 दिसंबर 2020 के शिफ्ट 2 के जीके के क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिपीट होके बनते हैं। तो इस क्वेश्चन के अराउंड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। जीके जो होता है वो कंपटीशन को ब्रेक करने का कार्य करता है। देखिए, मैथ्स सभी बच्चे लगभग तैयारी करने वाले उतना ही बनाते हैं, रीजनिंग उतना ही बनाते हैं, लेकिन रिजल्ट फाइनल वही क्लियर कर पाते हैं जो जीके में अच्छे मार्क्स को उठाता है।
जीके जीएस के जो सीरीज़ चल ही रहे हैं, इसके साथ ही आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना है। तो करंट अफेयर्स का मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मंथली कंपाइलेशन रहेगा और वही पॉइंट्स मैं मेंशन करूँगा जो एग्ज़ाम में आने की जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मैं आज के लिए अलविदा कहता हूँ, तब तक खुश रहें और पढ़ते रहें।